चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंडियन इकोनॉमी। इसमें फर्स्ट लेक्चर मतलब बेसिकली इन दिस लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, मतलब जो भी बेसिक्स है अबाउट इकोनॉमी, जैसे कि जीडीपी, हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, ठीक है, एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन इकोनॉमी का, वो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस। फिर इस लेक्चर के बाद वी आर गोइंग टू कवर मैनी मोर टॉपिक्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी। उसमें विल ट्राई टू कवर क्या क्या होता है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें SLR CRR का कॉन्सेप्ट विल सी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ये तो बस ऊपर से एक आइडिया देने के लिए। फिर फिस्कल पॉलिसी, जिसमें फिस्कल डेफिसिट वगैरह ऐसे कॉन्सेप्ट विल सी। फिर इन्फ्लेशन में के वेरियस कॉन्सेप्ट, जैसे कि WPI, CPI, इन्फ्लेशन की टाइप्स। फिर मनी मार्केट जो है उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि टी बिल्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा, वो सब देखेंगे। फिर स्टॉक मार्केट जो होता है उसका हल्का सा बेसिक ऊपर से देखेंगे। फिर इम्पोर्टेंट है टैक्सेशन सिस्टम इंडिया का, उसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, GST है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बैंकिंग सिस्टम इंडिया का, तो उसमें प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर अलग अलग कमेटी जैसे कि नरसिम्हन कमेटी एक्सेट्रा, वो सब देखेंगे। फिर क्या रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सिस्टम है, उसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो देखेंगे। रेमिटेंसेस है, तारापुर कमेटी, ठीक है। फिर जो अभी क्या रह जाता है, फिर छोटे टॉपिक जैसे कि पॉवर्टी, जिसमें पॉवर्टी के वेरियस टाइप्स, ठीक है, वो सब देखेंगे। फिर इनइक्वालिटी, जिसमें जिनी कोएफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। फिर मे बी विल ट्राई टू कवर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं, पब्लिक सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जोन में आता है ना, वो सारा पब्लिक सेक्टर, ठीक है। फिर ऊपर से विल ट्राई टू कवर क्या IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है। तो ये आइडिया है इकोनॉमी के लेक्चर्स को कवर करने का, ठीक है। इसमें पहला प्रॉबेबली सबसे बड़ा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद दिस। अभी इंट्रोडक्शन में देखो, जो इकोनॉमी है ना उसका बेसिक अजम्पशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी इज देयर इज ऑलवेज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ओके। देयरफॉर देयर इज अ नीड to manage these resources judiciously, equitably, rationally and sustainably with proper policy एंड मार्केट इंटरवेंशन। यहाँ पे फिर इंडियन इकोनॉमी को मैनेज कैसे करने का ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, क्योंकि बेसिक अजम्पशन ये है कि देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और आपको उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का मोटिव है, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने का। फिर जो मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी इज़ ऑलवेज it is confronted with trade-offs as there is always a scarcity of resources। ये assumption है ना, scarcity of resources है, तो जो मैनेजमेंट होगा इकोनॉमी का उसमें हमेशा ट्रेड ऑफ्स होंगे दो चीज़ों के बीच में। एग्जाम्पल है जैसे कि द ग्रोथ इज़ ट्रेडेड ऑफ फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, ओके। समटाइम्स क्या है, कभी कभी इन्फ्लेशन वगैरह हो जाता है तो प्राइस स्टेबिलिटी रखने के लिए कुछ ग्रोथ के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है, तो ये ट्रेड ऑफ हो जाता है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। देयरफॉर बैलेंसिंग अमॉन्ग डिजायर्ड गोल्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एफिशिएंट इकोनॉमी। अभी तो प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या एक्चुअली चीज़ को अचीव करना है इकोनॉमी में, वो क्लियर होना चाहिए, तभी बैलेंसिंग अमॉन्ग डिजायर्ड गोल्स होगा एंड तभी एफिशिएंट इकोनॉमी बनेगी। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। एग्जाम्पल क्या है, सब्सिडीज़, लोन वेवर, टैक्स वेवर एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, दिस लीड्स टू मोर बोरोइंग फॉर द गवर्नमेंट बट इट ऑल्सो गिव्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑल्सो, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। फिर आगे जाके वो बिजनेस ग्रो होता है, लोगों को भी पैसे मिलते हैं लोन्स, टैक्स वेवर से, तो वो भी थोड़े खुश रहते। तो इस हिसाब से एंड गवर्नमेंट पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो नेशनल गोल्स को अचीव करे, और ये दोनों में बैलेंस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट बैलेंस करना ही पड़ता है। एंड उसमें कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है, इसको ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इकोनॉमी में।
एंड हर कंट्री का गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से करता है, उनके उनके प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। एंड जो सबसे अच्छा बैलेंसिंग करता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली ग्रो करती है इकोनॉमी, ठीक है। सो दिस इज़ कॉन्सेप्ट। फिर फिजिकल प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है। फिजिकल प्रूडेंस इज एन आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द बजटरी रिसोर्सेज इंटेलिजेंटली फॉर ग्रोथ, मतलब एफिशिएंटली रिसोर्स मैनेजमेंट है कैसे करने का। फिर वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस इज़ बेसिकली प्राइमरी एंड देन फिजिकल डिसिप्लिन इज़ कंसिडर्ड सेकेंडरी। खास करके जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू जो बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा फिजिकल किया जाता है, फिजिकल डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। देयरफॉर प्रोविजन ऑफ जो फिजिकल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है ना, देयरफॉर देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, उसका टारगेट इज़ नियरली 3% बेसिक कंसिडर किया जाता है इंडिया में ऑफ GDP, ठीक है। तो ये नॉर्म है टू इनकॉर्पोरेट द ट्रेड ऑफ इफेक्ट जो अभी एक्सप्लेन किया था। ये ट्रेड ऑफ होने के बाद थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, तो उतना 3% तक अलाउड है, इतना आप कर लो, फिर भी इससे ज़्यादा मत जाने दो ताकि वो गोल्स बैलेंस रहे, सोशल जस्टिस भी हो पाए, वेलफेयर भी हो पाए एंड इकोनॉमी भी ग्रो हो पाए, ठीक है। फिर यूज़ ये जो रिसोर्सेस है ना, यू शुड यूज़ इट मोर इक्विटेबली। इसके लिए जैसे कि बहुत सारे अलग अलग पर्पजेस के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, तो ये अलग अलग जगहों पर इक्विटेबली जा पाए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, हर सेक्टर में जा पाए रिसोर्सेस। फिर इंडिया हैज़ नियरली 17% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑन नियरली 2.4% ऑफ ग्लोबल लैंड, थस एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल नेशनल गोल्स इज ऑफ utmost importance. The study of economy broadly encompasses production, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ट्रेड एंड फिर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये चार चीज़ है, प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन से ट्रेड से कंजम्पशन, इन चारों को अंडरस्टैंडिंग इज़ बेसिकली इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये चारे का गुड्स एंड सर्विसेज में कैसे इधर से उधर जाते रहते हैं एंड कैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंजम्पशन पैटर्न्स एनालाइज करना एंड उस हिसाब से पॉलिसी डेवलप करना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। फिर स्कैर्स रिसोर्सेस जब होते हैं ना, देयरफॉर देयर आर ऑलवेज जो स्कैर्स रिसोर्सेस होते हैं, जो बेसिक अजम्पशन है, बेसिकली स्कैर्स रिसोर्सेस है एंड फिर कंपीटिंग ऑल्टरनेटिव्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वही कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट एंड ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मतलब चली जाती है कुछ जगहों पर। देयरफॉर एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ ऑलवेज देयर। Opportunity cost is the opportunity foregone while choosing one alternative to another, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना कि कभी कभी वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस को ऊपर रखने के लिए थोड़ा सा फिजिकल डिसिप्लिन को पीछे करना पड़ता है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में हमेशा चूज़ करना ही पड़ता है इकोनॉमी में, ये भी बेसिक है। फिर एडम स्मिथ हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमी इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776 हैज़ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस रिलेटिंग टू लॉज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ओके। द डेमोक्रेटिक फिलोसफी डिमांड्स द बैलेंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद द फोकस ऑन सोशल एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑल्सो, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक फिलोसफी जो है ना इकोनॉमी की, उसका कॉन्सेप्ट है। Therefore, democratic philosophy में न्यू डायमेंशंस हैव इमर्ज, जैसे कि लाइक ग्रीन इकोनॉमी, नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स एक्सेट्रा। ये डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स। फिर द डिमांड एंड सप्लाई गैप इज़ द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर आपको कोई पूछे कि मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है पूरे वर्ल्ड में, वो है डिमांड एंड सप्लाई गैप, ये बेसिक है, ओके। इस डिमांड एंड सप्लाई गैप को अच्छे से भरने के लिए हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं इकोनॉमी के, ठीक है। अभी थोड़ा ब्रांचेस कौन से इकोनॉमी के वो देख लेते हैं। एक है पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इट स्टडीज़ इकोनॉमी एज अ होल, ओके।
It has features like national income, GDP, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली चैप्टर्स ही है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स है. ठीक है. और चीज़ें आती है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है ना, कुछ 7-8 ही है, इतने ही ऊपर ऊपर से, यही मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाते हैं. ठीक है. एंड जो मैक्रो इकोनॉमी है ना, ये बड़ी मैक्रो इकोनॉमी, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एक्टर्स. इंडिविजुअल एक्टर्स कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है. एंड जो इंडिविजुअल्स में जैसे कि बिजनेसेस है, कंज्यूमर्स है, ये सारे अफेक्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमी को. क्या है, दोनों का कॉन्फिडेंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. जो बिजनेसेस है या फिर कंज्यूमर्स है, उनका कॉन्फिडेंस डिपेंडेंट है मैक्रो इकोनॉमी मतलब स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर, देश के. ठीक है. एंड जो मैक्रो इकोनॉमी है उसका कॉन्फिडेंस डिपेंडेंट है ये बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स पर. ठीक है. देयरफॉर मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी आर लिंक्ड. ओके. ये हो गया माइक्रो इकोनॉमी. समझ लें तो कंज्यूमर्स का कॉन्सेप्ट याद रखना. माइक्रो इकोनॉमी का एग्जांपल है GDP. ठीक है. इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स. माइक्रो इकोनॉमी कंज्यूमर्स, मैक्रो इकोनॉमी GDP, इन्फ्लेशन. ठीक है. एंड हाउ दिस मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी आर रिलेटेड, लिंक्ड टू ईच अदर, ये समझ लिया. ठीक है. फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना जो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स लाइक जो कंज्यूमर्स, बिजनेसेस, हाउस होल्ड्स. ठीक है. इवन जो फर्म्स होते हैं ना, सिंगल फर्म्स या फिर जो सिंगल सेक्टर्स है ना, समझो यू कैन इवन कंसिडर एक सिंगल सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, एक सेक्टर ही पकड़ ला, तो ये माइक्रो इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. ठीक है. एंड फिर देर इज मीसो इकोनॉमिक्स. मीसो मतलब स्टडीज ऑफ द इकोनॉमी एट इंटरमीडिएट लेवल, मतलब बिटवीन टू माइक्रो इकोनॉमिक थिंग्स, जैसे कि इधर टू माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी के बीच का रिलेशन. ठीक है. एग्जाम्पल क्या, इट इज़ रिलेटिव बिटवीन 2 और मोर सेक्टर, जैसे कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक साथ आप देखोगे. ठीक है. तो वो मीसो में आ जाएगा. या फिर जब आप माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी को एक साथ अंडरस्टैंड करोगे तो वो भी मीसो में आ जाएगा. ठीक है. फिर एक जो 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना, उसका रीज़न क्या था कि देयर वाज ऑल द फोकस वाज गिवन ऑन फ्री मार्केट्स एट दैट टाइम. बहुत ही कैपिटलिस्ट बन गया था सब कुछ, फ्री मार्केट हो गया था. वही टाइम पे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट J.M. केनीस, KEYNES, ही एक्सप्लेन दैट फ्री मार्केट जो होते हैं ना, दे डू नॉट हैव एनी सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म विच कैन सडनली लीड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन और डाउनफॉल. इसके वजह से 1930 का ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ऐसा उसका थियरी था. देयरफॉर ही जस्टिफाइड केनीस इंटरवेंशन विच इज़ बेसिकली जो एसेंशियली गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू पब्लिक पॉलिसी टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्लो डाउन और रिसेशन. ठीक है. तो ये सॉल्यूशन था केनीस का कि गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करना चाहिए ऐसे टाइम पे जब स्लो डाउन होता है इकोनॉमी का, बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके. ठीक है. ताकि प्राइस स्टेबिलिटी आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े. ठीक है. फिर देखो जो स्लो डाउन होता है ना, इट कॉजेस लॉस ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग कॉन्फिडेंस. इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया ना, कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी पे, दोनों पे इफेक्ट पड़ता है. देखो ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स मार्केट रन्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल. वो खुद चलता रहता है. जब जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई होती है, जहाँ पे सप्लाई के हिसाब से डिमांड बढ़ती जाती है, तो वो खुद अपने हिसाब से चलता रहता है. ठीक है. दैट इज़ ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल चलता है. बट इन स्लो डाउन द गवर्नमेंट हैज़ टू लीड बाय बोरोइंग एंड इन्वेस्टिंग. ठीक है. क्योंकि तब डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग जाता है. कुछ जगहों पर सप्लाई बहुत है, डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत है, सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है. ठीक है. तो स्टेट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी एज पर जो
केनीज का थियरी है ना फॉर बैलेंसिंग द इफेक्ट ऑफ बूम्स एंड बस्ट, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये दोनों दे आर नोन एज इकोनॉमिक साइकिल्स। कभी कभी इकोनॉमी बूम होती है, कभी कभी नीचे गिरती है, ठीक है। तो इनको बीच में मैनेज करना, इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है। एक एग्जांपल है जैसे कि इन 2008 to 10 में टू विथस्टैंड द रिसेशनरी वेव्स फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज द गवर्नमेंट स्टेप्ड अप इट्स एक्सपेंडिचर विथ मॉनेटरी एंड फिजिकल स्टिम्युलस। ओके, स्टिम्युलस दिया था गवर्नमेंट ने, मतलब क्या, इन्वेस्टिंग किया था, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्राइस स्टेबिलिटी आए। ऑल्सो सेम 2017 में भी किया था, व्हेन थोड़ा ग्रोथ थोड़ा नीचे हो गया था, डिसेलरेट हो गया था, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वेरियस प्रोजेक्ट्स लाइक भारतमाला कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, ये सारे ना ये इंटरवेंशन को क्या बोलते हैं, केनीसियंस स्टिम्युलस। ओके, ये स्टिम्युलस है, ठीक है। इसमें 4 कंपोनेंट्स है इसके, जहाँ से मतलब अब ये कंपोनेंट्स में करोगे तो डिमांड बढ़ेगा या फिर वो स्टिमुलस बढ़ेगा। एक तो 4 चीज़ों को समझना कि कंजम्पशन पैटर्न, इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, परचेज बाय द गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट जो होता है। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये 4 सेक्टर्स में ना गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करना चाहिए, ताकि जो क्या बोलते हैं स्लो डाउन हो रहा है ना, उसको यहाँ से अगर मैनेज किया, यहाँ पे स्टिमुलस देके मैनेज किया तो वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। यू कैन हैंडल द स्लो डाउन, ठीक है। तो ये हो गया केनिस का कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट, परचेज बाय द गवर्नमेंट, कंज्यूमर पैटर्न्स, नेट एक्सपोर्ट, ये सारे जगहों पर काम करना पड़ता है जब थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, ठीक है। जैसे कि भारतमाला का जो प्रोजेक्ट था वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो एक स्टिमुलस बन गया इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए स्लो डाउन में, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली समझ लो कि जो पॉलिटिक्स है ना, इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटिव साइड ऑफ द रिसोर्सेज, एंड इकोनॉमिक्स जो है ना, इट इज़ अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये दोनों का ये काम है। एंड इकोनॉमिक्स जो है ना, इट ऑपरेट्स अंडर द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स डिटरमाइन करता है कि एक देश का इकोनॉमी कैसे चलना चाहिए, ठीक है, उसके अंडर इकोनॉमी फिर रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी इज लाइक, मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, दे अफेक्ट द चॉइस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो कंट्री के पॉलिसीज है। देयरफॉर जो पॉलिटिकल फिलोसफी, इट इन्फ्लुएंसेस द प्रायोरिटीज ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, कोई भी देश में, ठीक है। देयरफॉर द स्टडी बिटवीन द डायनामिक्स ऑफ जो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिलोसफी में कुछ जो इम्पोर्टेंट फिलोसफीज आते हैं वो है, पहला है लिबरलिज्म, ठीक है। इट इज़ मोस्टली फॉर वेल्थ क्रिएशन के मोटिव के लिए, विच हैड फीचर्स लाइक फ्री मार्केट, प्राइवेटाइजेशन, फ्री ट्रेड, price deregulation, reduction in size of government, that is it considered the best government is the government which governs the least, ओके। फिर फ्लेक्सिबल मार्केट्स, फ्लेक्सी मार्केट्स, यहाँ पे हायर एंड फायर बहुत फटाक से हो सकता है, तो ये सारे लिबरलिज्म के अंडर आते हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म, वो थोड़ा वेलफेयर ओरिएंटेड है, ठीक है, उसके बारे में आगे देखेंगे। फिर तीसरा है नियो लिबरलिज्म, इसमें क्या है, विच हैड फिलोसफी ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ग्लोबल मार्केट है ना, उसके ऊपर थोड़े से उसका मैनेजमेंट, तो ये वॉशिंगटन कंसेंसस डेवलप हुआ, ये नया है, इसके लिए नियो लिबरलिज्म बोलते हैं। फिर जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जो लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, दे आर रिजर्व्ड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड टू इंक्रीज द कंट्रोल्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये थोड़ा सा इक्वलिटी लाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है गांधीयन इकोनॉमिक्स, ओके, दिस केम आउट फ्रॉम जो नीड एंड ग्रीड का फिलोसफी उसमें से, जैसे कि फॉर लोकल एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को बहुत डेवलपमेंट मिले। फिर दे शुड नॉट बी यूज
not use of not be use of labor displacing technology but use machinery which avoids drudgery. ओके मतलब आप लेबर को डिस्प्लेस मत करो, बट ठीक है हाँ उनका काम फास्ट करने के लिए जो मशीनरी है वो आप यूज़ कर सकते हो. फिर एम्फोसाइज ऑन डिग्निटी ऑफ लेबर. फिर प्रमोट आइडियाज़ ऑफ सर्वोदया, दैट इज़ वेलफेयर ऑफ ऑल, मतलब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो. एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, दैट इज़ अक्यूमुलेट वेल्थ फॉर डिसेंट लिविंग, आपको जितना चाहिए, एंड देन सरप्लस जो है ना इट शुड बी गिवन टू वेलफेयर फंड ऑफ, मतलब पुअर लोगों का डेवलपमेंट होने के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे डेवलपमेंट प्लस एथिक्स का कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर. एंड ऑल्सो सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट है बाय मिनिमम वांट्स. ओके, आप वांट्स अपने मिनिमम रखो एंड सबको वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दो. ठीक है, तो इक्वलिटी बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा. तो ये था गांधीयन इकोनॉमिक्स. फिर सोशलिज्म के अलग अलग फॉर्म्स क्या है देखते हैं अभी. ठीक है, इसमें पहला है नेहरूइज्म. ओके, उनका इकोनॉमिक्स नेहरूवियन इकोनॉमिक्स. इट इज़ इकोनॉमिक्स इन विच द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. देयरफॉर ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट है जो सोशलिज्म के अंडर आते हैं, वो एक्सट्रीम अगर फॉर्म देके सोशलिज्म तो वो कम्युनिस्ट कंट्रोल बन जाता है. ठीक है, कि उसमें एंटायर इकोनॉमी इज़ हेल्ड बाय द स्टेट एंड नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अलाउड. एग्जाम्पल जो चाइना था अंडर माओ जेडोंग इन 1893 टू 1976. फिर सोवियत यूनियन में भी यू कैन सी दैट, जो पुराना सोवियत यूनियन था वहाँ पे भी बहुत कंट्रोल था स्टेट का. अभी भी है ये दोनों कंट्रीज़ में. अभी क्या है ना, इन नेहरूवियन इकोनॉमिक्स द स्टेट ओन्स ओनली द बेसिक पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक समझ लो, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये जो रेलवेज़, ये मेजर या फिर मेजर बैंक्स एक्सेट्रा, ये बेसिक जो पार्ट्स है ना इकोनॉमी की, वही वहाँ पे ही स्टेट यहाँ पे ओन करता है चीज़ों को. बाकी सारा प्राइवेट के लिए अलाउड है. ठीक है, टू सपोर्ट सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, इसके लिए क्या कहते हैं, स्टेट ओन करता है कुछ चीज़ों की कि वहाँ पे इनइक्वालिटी ना बढ़ जाए, कैपिटलिज्म बहुत ही ना बढ़ जाए, सोशलिज्म थोड़ा सोशल फेयरवेल नॉट फेयरवेल वेलफेयर, सॉरी, जो वेलफेयर है वो मेंटेन रहे. क्या था ना, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम इंडिया के पास इतना प्राइवेट सेक्टर नहीं था. इट हैवीली लैक्ड प्राइवेट सेक्टर. इसके लिए थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का भी ग्रोथ हो, इस हिसाब से ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ इंडिया में. ठीक है, फिर जो चाइना का मॉडल है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीजिंग कंसेंसस. इट इज़ अंडर इट डेवलप्ड अंडर डेंग जियाओपिंग फ्रॉम 1980s एंड अभी नाउ इट इज़ डेवलपिंग अंडर शी जिनपिंग. ओके, from 2012 onwards. It is more of a pragmatic economic policy led by the state, but थोड़ा सा liberal use वहाँ पे भी allowed है of private initiatives. It is officially called socialism with Chinese characteristics, but जो critics है they call it capitalism with Chinese characteristics. Okay. फिर Beijing consensus जो है ना is an alternative to Washington consensus. Okay, जो हम लोगों ने अभी neoliberalism के टाइम पे देखा था ना, कि दुनिया में एक तरीके से वाशिंगटन कंसेंसस हो रहा है वो ग्लोबल मार्केट को हैंडल करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए, तो दूसरी तरफ बीजिंग कंसेंसस है वो एक साइड का अलग फिलॉसफी उसका थोड़ा सा, वो भी क्योंकि जो वाशिंगटन कंसेंसस है वो थोड़ा कैपिटलिज्म ओरिएंटेड है, जो बीजिंग कंसेंसस है थोड़ा सा सोशलिज्म ओरिएंटेड है. एज आई सेड कि जो वाशिंगटन कंसेंसस है ना, इट प्रपोजेस मोर मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज through example like IMF, World Bank, WTO, and it gives free market approach. Okay, it is based on individualism, competition and efficiency, and it believes in entrepreneurial freedom through institutional framework. Okay, all the economic principles are rational, and even not principles, all basic चीज़ ये है कि all the economic पार्टिसिपेंट्स जो है ना ये इकोनॉमी, दे आर रैशनल. ओके, ये एक्चुअली क्या बोलते हैं वाशिंगटन कंसेंसस की फिलोसफी, पर इन जनरल यू कैन कंसिडर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें यू कैन
कंसिडर कि ऑल द इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट, जो भी है, कोई सेक्टर है, कोई कंपनी है, इवन जो इंडिविजुअल है, दे आर ऑल रैशनल एंड दे वर्क for the self interest, okay, which ensures order and equilibrium in the economy automatically, ठीक है, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। समझा क्या मतलब? क्या कि हर सेक्टर, समझो हर कंपनी, समझो एक कंट्री है, उसमें 10 कंपनी है, 10 कंपनी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना अपना इकोनॉमी हैंडल करती है, तो इसी हिसाब से वो देश की कंट्री भी हैंडल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो ये एक्चुअली कोई कर रहा नहीं है, पर ये सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, इसके लिए इसको इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट बोला गया है बाय एडम स्मिथ। Next is developmental economics. It is a school of thought for development of poor countries to have move from agrarian to industrial domain, and also improve the health and education parameters by public and private channels. इसमें famous personalities है जैसे कि जोसेफ स्टिल्गिट्स, he gave the theory of market with asymmetric information. फिर अमर्त्य सेन, he gave the concept of social choice theory. फिर अभिजीत बैनर्जी, he gave the concept regarding the randomized control trials theory to alleviate global poverty, ठीक है, and they got Nobel for it. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मर्सेंटलिज्म का। मतलब क्या? जो गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज टू मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट्स रिलेटेड, ठीक है। It believes that the best way to ensure country's prosperity is to reduce the import and promote the exports. Okay, and it uses instruments like import substitution. मतलब import substitution मतलब क्या? Selective use of globalization for national prosperity. Okay, example by increasing or reducing tariffs on any क्या बोलते products, ठीक है। इट वॉज यूज्ड इन मतलब जो मिडिवल टाइम थे वो टाइम ब्रिटेन ने बहुत यूज़ किया था 16 to 18 सेंचुरी में मर्सेंटलिज्म, ठीक है, कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, सिर्फ ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स बाहर जाए, तो इसके लिए ब्रिटेन की इकोनॉमी वो टाइम ग्रोथ हुई। फिर अभी मॉडर्न यूज़ में क्या हो रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ये भी मर्सेंटलिज्म रिलेटेड है अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ब्रेग्जिट का पॉलिसी टू सेफगार्ड जो ब्रिटिश जॉब्स है, ठीक है, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये डेवलपमेंट होती है। तो ये हर कंट्री अपने अपने हिसाब से मर्सेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करती है, ठीक है। फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें फेमस पीपल आर रिचर्ड थैलर, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। ही गेव द थियरी अंडर विच ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नज यूनिट्स। ओके, नज मतलब क्या? नज यूनिट्स मतलब विच नजेस द पीपल्स बिहेवियर और साइकोलॉजी टू मेक एन इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब आप कोई एडवर्टाइज लो तो वो नज करेगी कि ये प्रोडक्ट ले, तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है? ये नज करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में आता है। बिहेवियरल, कोई भी देश का एक बिहेवियरल इकोनॉमी कि उनको ये टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए या फिर ये टाइप के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो ये बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग करना है, उस हिसाब से नज यूनिट्स को डेवलप करना है, अंडरस्टैंड करना, थियराइज करना, एंड तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। टू मेक द इकोनॉमिक डिसीजंस, उसके लिए ये क्या इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं लोगों से, कंट्री से, उसको समझना, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। फिर ग्रीन इकोनॉमिक्स, वो क्या है? इट इज़ टू कीप द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट बाय प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डैमेजिंग द ग्रोथ रेट्स ऑफ द मतलब कंट्री। इसमें एग्जाम्पल है टाइलर TYLER प्राइज़ का एग्जाम्पल, इट वाज गिवन टू पवन सुखदेव, इंडियन इकोनॉमिस्ट। He gave the theory of sustainable entrepreneurship and proposed tax shall be levied on resources used, not on profits, ठीक है। तो मतलब ये अलग अलग थियरीज है कैसे आप अपना टैक्सेशन सिस्टम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये सेट कि आप रिसोर्स की यूज़ पर आप टैक्स लगाओ, नॉट ऑन द प्रॉफिट्स अर्न, ठीक है। फिर नए नए इंडाइसेस अंडर एनवायरमेंटल जो ग्रीन इकोनॉमिक्स है उसके अंडर, जैसे कि न्यू इंडाइसेस सच एज ग्रीन GDP वगैरह डेवलप हो रहे हैं। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स, ठीक है। इन इवन जो MDG एंड SDGs है ना,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसमें भी एनवायरनमेंट रिलेटेड इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ करना है उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 7 है, 11 SDG 7, SDG 11, SDG 12, SDG 13। मतलब 7 इज़ रिलेटेड टू अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फिर 11 SDG 11 इज़ रिलेटेड टू सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, फिर SDG 12 इज़ रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, फिर SDG 13 इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन। ओके, तो ये मतलब दीज आर लाइक ग्रीन इकोनॉमी। अभी ना नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे होता है ना वो देखते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू मेजर द आउटपुट ऑफ द कंट्री। एग्जाम्पल इसमें GDP GNP वगैरह आ जाते हैं। ओके, अभी GDP क्या है? ओके, GDP इज़ बेसिकली टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country in a given time period. Okay, जैसे कि टाइम पीरियड कैन बी अ करंट ईयर, अ फाइनेंशियल ईयर और अ क्वार्टर। अभी इसमें रियल GDP क्या होता है? रियल GDP रिफर्स टू द GDP एट द बेस ईयर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेस ईयर क्या है आगे देखेंगे। फिर नॉमिनल GDP क्या होता है? इट रिफर्स टू द GDP ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइसेस। ओके, जो रियल GDP था वो बेस ईयर एंड जो नॉमिनल GDP एट द करंट ईयर प्राइसेस है। मतलब दो चीज़ें होती है, एक बेस ईयर लेते हैं, समझो 2012 इज़ द बेस ईयर जहाँ पे थोड़ा प्राइसेस काफ़ी स्टेबल थे। एक स्टैंडर्ड लेते हैं बेस ईयर एंड उसके हिसाब से वो रियल GDP बन जाता है। एंड नॉमिनल GDP समझो 2020 है तो उसका GDP एंड रियल ये नॉमिनल GDP एंड जो 2012 का था वो रियल GDP बन गया। ओके, अब GDP जो है ना उसके कैलकुलेशन में कुछ चीज़ें सम कैलकुलेशंस आर ट्रांजैक्शंस आर एक्सक्लूडेड। ओके, जैसे कि एग्जांपल गेन्स फ्रॉम रीसेल जो है ना इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन GDP, बट जो सर्विस प्रोवाइड की गई है बाय द एजेंट ड्यूरिंग द रीसेल इट इज़ इंक्लूडेड इन द GDP। फिर अगर आप कोई कार की चीज़ बात करो तो उसमें देखो अगर उसके जो कंपोनेंट्स है जैसे कि टायर है, ओके, अगर वो डायरेक्टली इफ इट इज सोल्ड टू अ कंज्यूमर, डायरेक्टली आप जाके एक टायर लेते हो देन वो फाइनल गुड कंसिडर किया जाता है तो वो GDP में आ जाएगा। बट अगर एक कंपनी जो कार बनाती है वो क्या करती है, वो एक टायर लेती है कोई कंपनी से, समझो दूसरे कंपनी से टायर लेती है और अपने कार में ऐड करती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ओनली, मतलब इट इज़ बेसिकली सोल्ड टू अ मैन्युफैक्चरर। तो वो एक फाइनल गुड नहीं होता, वो एक इंटरमीडिएट गुड है। जो कार का टायर है ना वो अभी एक इंटरमीडिएट गुड है। तो बाद में जब पूरी कार बेची जाएगी तो उसमें भी वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड जो है ना इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड, जो फाइनल कार है और जो बेची जा रही है। तो इसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड को जब टायर मैन्युफैक्चरर को सोल्ड किया जाता है उसको नहीं लिया जाता, ताकि क्या है टू अवॉइड द डबल कैलकुलेशन। ठीक है, एंड व्हेन कार इज सोल्ड फाइनली डायरेक्ट आप शोरूम में जाके लोगे तो वो फाइनल गुड बन जाता है, उसका सेल जो है ना वो GDP में काउंट किया जाता है। और जो GDP में जो ओनली फाइनल गुड्स आर यूज्ड, ओके, टू मेजर द नेशनल इनकम एंड दैट टू ओनली न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स। ओके, मतलब पहले ही बोला ना, जैसे कि अगर कोई सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार है, अगर आप सेल कर रहे हो आपकी सेकेंड हैंड कार तो वो GDP में नहीं आएगी। बट अगर आप कोई एजेंट थ्रू करवा रहे हो तो वो जो एजेंट को कमीशन मिलेगा वो GDP में आएगा, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोवाइड की गई है न्यू सर्विस है ना, तो वो GDP में आ जाएगा। ये सेकेंड हैंड कार को क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? क्योंकि देयर इज नो न्यू प्रोडक्शन। ओके, नया कुछ नहीं है उसमें। फिर ओनली जो मार्केटेबल गुड्स है ना उनको लिया जाता है। एग्जाम्पल क्या, जो समझो घर पे आप या फिर कोई कंपनी में समझो कोई क्लीनर हायर किया है तो उसको जो पे मिलेगा ना
उसके सर्विसेज रिलेटेड, तो वो जीडीपी में काउंट किया जाएगा। बट अगर आप खुद के घर की सफाई कर रहे हो, ओके, तो इट इज़ नॉट, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं मिल रहा है, तो इट इज़ नॉट काउंटेड इन जीडीपी। देयरफॉर ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको केयर इकोनॉमी बोलते हैं, मतलब यू केयर अबाउट जो ओल्ड एज पीपल का केयर लेते हैं, या फिर जो चिल्ड्रन का केयर लेते हैं, या फिर डेली शोर्स जो होते हैं, बर्तन, या फिर घर की क्लीनिंग, पोछा मारना, झाड़ू मारना, जो आप खुद करते हो, ओके, इट इज़ कॉल्ड एज केयर इकोनॉमी एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कुछ पे नहीं हो रहा है, कुछ पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। या फिर आप किसी की मदद भी कर दे रहे हो, समझो आपने किसको हेल्प किया 10,000 रुपये दिए के, तो वो भी कुछ जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप किसी को टीच कर रहे हो फ्री में, समझो आपके नेबर को वगैरह, तो वो भी कुछ जीडीपी में, आप सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब ये सब में आप घर साफ वगैरह कर रहे हो तो सर्विस तो हो रही है, पर वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रही है, ठीक है। बट पहले जो मैंने एग्जांपल दिया कि आप कंपनी में किसी क्लीनर को हायर करोगे और उसको पे करोगे उसके सर्विस के लिए, वो जीडीपी में काउंट हो जाएगा। फिर जो इम्प्यूटेड रेंट जो है, मतलब समझो उसी घर में ओनर रहता है, तो वो रेंट चला, मतलब वो रेंट इज़ फोरगॉन, ठीक है, तो दैट इज़ इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी। पर अगर आप रेंट ले रहे हो, ठीक है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। देखो मार्केट प्राइस क्या होता है, नेक्स्ट मार्केट प्राइस रिफर्स टू एन एक्चुअल ट्रांजैक्टेड प्राइस विच इंक्लूड्स ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इट ऑल्सो, जैसे कि कोई जीएसटी वगैरह अभी इसमें ऐड करके जो प्राइस बनती है वो मार्केट प्राइस है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो भी लगती है उसको ऐड करके वो जो प्राइस आती है लास्ट, दैट इज़ मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर जो फैक्टर कॉस्ट क्या है, इट इज़ द कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके, जो प्राइमरी है, कौन से लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ओके। फिर सेकेंडरी में टाइप कौन से आते हैं, रॉ मटेरियल्स है, एनर्जी टाइप मतलब फ्यूल वगैरह है, तो इनकी जो कॉस्ट है ना, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये प्राइमरी एंड ये सेकेंडरी जो थे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। इट ऑल्सो इंक्लूड जो गवर्नमेंट के ग्रांट्स एंड सब्सिडीज आती है ना, दैट इज इंक्लूडेड इन फैक्टर कॉस्ट, बट इट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। फिर अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इट इंक्लूड स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। अभी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, समझो जो जीएनपी या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है ना, इट इज़ इक्वल टू, समझो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, एंड जो सब्सिडीज को ऐड क्यों किया है, बिकॉज इट हेल्प इन द प्रोडक्शन एज अ फैक्टर, ओके, ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र पेमेंट का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू अचीव इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर। एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स को ग्रांट मिलते हैं या फिर ओल्ड एज पेंशन्स है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह, ओके। दिस कैन बी बेसिकली इट कैन बी अ कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल्स अलग अलग जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, जैसे कि पीएम मातृ वंदना योजना, ओके, फॉर अंडरगोइंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। आप जब जाओगे तब आपको ये ट्रांसफ़र पेमेंट होगा, तो ये हो गया कंडीशनल, ओके। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है। खास करके यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होने में
इट हेल्प्स। ओके, जैसे कि कोई समझो अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन वगैरह है तो वो भी उसमें ही आ जाता है। बट ट्रांसफ़र पेमेंट जो होते हैं ना, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी कैलकुलेशन। जो अभी हम लोग ने इसके पहले फैक्टर कॉस्ट पढ़े थे ना, तो इस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्म गेट या फिर फार्म गेट या फिर फैक्ट्री गेट कॉस्ट। ओके, जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट थे ना, जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, तो ट्रांसफ़र पेमेंट समझ लिया ना, इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी एंड जीएनपी का क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, कि बेसिकली इसमें से प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा। जो एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी इट इज़ डन बाय थ्री वेज, एक है एक्सपेंडिचर अप्रोच, दूसरा इनकम अप्रोच, तीसरा है आउटपुट अप्रोच। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में ना केनीस फैक्टर जैसे कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब परचेस वगैरह, नेट एक्सपोर्ट वगैरह को कंसिडर किया जाता है। इनकम अप्रोच में यू ऐड व्हाट फैक्टर अर्न्स। ओके, फैक्टर क्या क्या अर्न करता है, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट्स, तो उसको ऐड करके। फिर आउटपुट अप्रोच में क्या है, ऐड मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीन है। ओके, पर क्या है ना, ये तीनों का रिजल्ट सेम है, बिकॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया एक्सपेंडिचर अप्रोच, इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ये हो गया आउटपुट अप्रोच, इज इक्वल टू टोटल इनकम पेड टू द फैक्टर्स दैट हैज प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया इनकम अप्रोच। ठीक है, पर ये थियोरी वाइज है। ओके, बट थियोरी वाइज हो गया है, बट रियलिटी में दे विल हैव डिफरेंसेस, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे कि चेंज इन इन्वेंट्री लेवल्स। ओके, कभी कभी पेमेंट लेट हो जाता है, तो वो सारे काउंटिंग वगैरह में क्या होता है कि ये तीनों अप्रोचेस का कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट थियोरेटिकली वो तीनों सेम होने चाहिए। अभी जीडीपी क्या करते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स जो डेप्रिसिएशन है ना, मतलब वेयर एंड टेयर जो होता है कोई भी समझो मशीनरी का वगैरह, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड फिर जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है ना, उसमें डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, मतलब ग्रॉस जीडीपी में एंड नेट जीडीपी में ये फ़र्क है। ठीक है, नेट जीडीपी में डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जो रियल जीडीपी होता है ना, is basically inflation adjusted GDP growth. Okay, it is calculated at base year prices. It basically gives increase or decrease in the inflation या फिर purchasing power of the currency का idea. The data of current prices जो है ना, it is adjusted to constant prices data using GDP deflator. Okay, which is a price index. It helps out to take out the inflation का जो इफेक्ट है ना ऑन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब आपको जीडीपी डिफ्लेटर से ये समझेगा कि एक्चुअल रियल ग्रोथ क्या हुई है इन्फ्लेशन के इफेक्ट को साइड में रख के। फिर अभी जीएनपी के बारे में बात करते हैं। जीएनपी इट एक्चुअली मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, मतलब जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं प्रोड्यूस्ड बाय जो नेशनल्स है विद इन एंड अब्रॉड, मतलब विद इन द कंट्री एंड इवन इन अब्रॉड, दैट इज ऑल द प्रोडक्ट। ओके, बाय द इंडियंस, किधर भी हो, इंडिया में हो या बाहर हो। ओके, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया और एनी अदर कंट्री, वो जीएनपी बन जाता है। ओके, एंड नेट फॉरेन इनकम जो है ना, इट इज बेसिकली जीएनपी माइनस जीडीपी। मतलब क्या, जो टोटल व्हाट इंडियंस प्रोड्यूस इन इंडिया एंड अब्रॉड माइनस व्हाट इंडियंस, अच्छा ठीक है, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम है ये। ओके, जीएनपी माइनस जीडीपी। ठीक है, और नेट अगर फॉरेन इनकम देखे तो व्हाट फॉरेनर्स प्रोड्यूस इन आवर कंट्री माइनस व्हाट इंडियंस प्रोड्यूस इन अब्रॉड, वो है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो।
जो GNP and it is calculated according to who owns the factors of production. Okay, and GDP on the other hand is a geographical concept. Okay, example क्या है, देखो एक car is manufactured in India but it is German owned. Okay, therefore वो इंडिया की GDP में आएगा एंड जर्मनी की GNP में आएगा. अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया का एनालिसिस करोगे तो इंडिया का GDP इज़ मोर देन GNP. ओके, और दूसरे एग्जाम्पल कंट्रीज है जैसे कि आयरलैंड का GDP इज़ मच 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 मोर देन GNP. क्योंकि क्या है, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ मैनी MNCs लाइक गूगल, एप्पल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस इन आयरलैंड ड्यू टू क्यों वहाँ पे टैक्स हेवन टाइप है, लो कॉर्पोरेट टैक्सेस है. तो दूसरा एग्जाम्पल है ईस्ट तिमोर का. ईस्ट तिमोर में ना GNP इज़ मोर देन GDP. ओके, because it receives high amount of foreign aid, therefore it increases its GNP. Okay, and GDP is less. In open economies na generally where there is high FDI, there is GDP is more than GNP, जहाँ पे high FDI आता है. And in closed economies where there is no abroad investment, okay, जो closed economy होती है ना, वहाँ पे GDP is equal to GNP only, basic. फिर जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन. फिर नेशनल इनकम क्या है, NI, जो हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं. नेशनल इनकम इज बेसिकली NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. देयरफॉर बेसिकली नेशनल इनकम इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, फिर नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम. क्या है, पर कैपिटा इनकम इज द पर कैपिटा GDP. Okay, it is basically GDP divided by mid-year population of अच्छा ठीक है वो छोड़ो, GDP divided by total population is per capita income. ठीक है, it is basically used as an indicator of standard of living. फिर बेस ईयर क्या है, बेस ईयर इज बेसिकली a specific year from which economic growth is measured. मतलब therefore it is called estimate at constant prices. Real growth जो है ना in an economy, it is calculated by deducting the effect of inflation or deflation, cause it जो increase in value of GDP is due to inflation. okay, जो कभी कभी लग सकता है कि GDP बहुत बढ़ गया तो इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है, तो उस इफेक्ट को निकाल दोगे ना तो आप यू विल फाइंड रियल GDP. ओके, so base year for national income calculation is changed periodically to take into account various new goods and services and remove not in use जो goods and services, जैसे कि अभी टाइपराइटर वगैरह ये सारे अभी ओल्ड हो गए तो दे आर रिमूव्ड फ्रॉम इट टू गेट मोर रियल पिक्चर, ट्रूअर पिक्चर ऑफ द GDP. ठीक है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रियल बनाने के लिए पिक्चर को. अभी जो रिकमेंडेशन है ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इट वांट्स द बेस ईयर टू बी रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर. ओके, फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट जो होता है नेशनल इनकम का, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय CSO 1948 to 1949 एंड it took that year as a constant prices year, मतलब बेस ईयर पकड़ा था. ठीक है, एंड जो रिजल्ट्स थे दे वर रिलीज्ड इन 1956. अभी क्या है, अभी राइट नाउ द बेस ईयर हैज चेंज एंड मतलब बेस ईयर बहुत बार चेंज हुआ था. नहीं, करंटली इट इज़ 2020 की बात करो. न्यू बेस ईयर फॉर 2020, 16, 17, 18, 19 इनके लिए द बेस ईयर इज 2011 to 2012. ओके, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 2015. ओके, basically when the base year changes there are some consequent changes in the volume of GDP due to increase and decrease in the coverage of all the items which are considered in a GDP. फिर characteristics of base year are it should be a base year shall be without large fluctuation in the production prices. There should be reliable data available. फिर it should be as recent as possible.
फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जीडीपी डिफ्लेटर. इट इज़ अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट ट्रैक्स प्राइसेस चेंजेस. मतलब इसमें फॉर्मूला क्या आता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय सॉरी जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. ओके, कांस्टेंट प्राइसेस मतलब बेस ईयर एंड करंट प्राइसेस मतलब समझो 2020 आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर कैलकुलेट करना है तो 2020 में हो तो 2020 विल बी योर करंट ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ 2020 डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ 2012. ओके, विच इज़ द बेस ईयर. तो जीडीपी डिफ्लेटर देगा. देखो जो बेसिकली जो डेटा है ना, जो समझो क्वार्टरनरी पीरियड पे या फिर एनुअल बेसिस पे आता है, इट कम्स विद अ लैग. ओके, एग्जांपल जो क्वार्टरनरी डेटा है ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, इट कम्स विद अ लैग ऑफ नियरली 2 months एंड एनुअल डेटा जो है इट कम्स विद अ लैग ऑफ नियरली 1 year. देयरफॉर इसका क्या होता है ना, इट कैन हैव सम लिमिटेड यूज़ ओके इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, क्योंकि वो लैग के वजह से, क्योंकि कैलकुलेट करने में भी टाइम जाता है ना, तो वो कैलकुलेशन की पीरियड में वो लैग बन जाता है. फिर इफ़ द नॉमिनल जीडीपी इज़ लेस देन रियल जीडीपी ना, तब मतलब नॉमिनल जीडीपी समझो नेगेटिव है तो डिफ्लेशन होता है कंट्री में. द चेंजेस इन द मार्केट प्राइसेस कैन distort the perception of GDP even if no changes are there in the demand supply. But as I said कि अगर आप समझो बेस ईयर अगर चेंज करते हो तो सारे प्राइसेस इधर उधर हो जाते हैं, तो मे बी डिमांड सप्लाई उतना वो टाइम पे चेंज नहीं हो रहा है, पर कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, स्टेटिस्टिक्स में, डेटा एनालिसिस में वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है. तो दिस डिस्टॉर्शन कैन मिसगाइड द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्योंकि आप कंसिडरेशन कुछ छूट जाते हैं कभी कभी इधर उधर से, तो वो हो सकता है. ये इशू है एंड इसको सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, इस इशू को बस याद रखना चाहिए एंड सॉल्व करना चाहिए जब आप पॉलिसी बना रहे हो, तो वो टाइम पे कोई भी कंट्री में यही इशू है. तो इसीलिए एफिशिएंट जो पॉलिसी मेकिंग है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए हर जगह पर. सब चीज़ों को जितना आप अंडरस्टैंड करोगे इकोनॉमी को आपको ये सब समझ में आएगा कि यहाँ पे यार लिमिटेशंस है, यहाँ पे ये है, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, हैंडल करें अपने पॉलिसी में वगैरह. ठीक है, एंड विच वी डू, जो टॉप लेवल पे पॉलिसी बनती है हमारी, तो वी कंसिडर ऑल दिस वाइल मेकिंग द पॉलिसी. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सीजनलिटी का. ठीक है, जो देखो एस्टिमेट्स आर seasonally adjusted also to incorporate the fluctuations that normally occur in the same time of the year. मतलब to ensure the GDP series जो है ना, they ensure जो करेक्ट पैटर्न्स रहे इकोनॉमिक एक्टिविटी के वो अंडरस्टैंड करने के लिए. एग्जाम्पल फैक्टर्स लाइक हॉलीडे, वेदर, एग्रीकल्चरल पीरियड, प्रोडक्शन शेड्यूल्स. अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, देखो जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, इट स्टार्ट्स इन जून, देयरफॉर इट अफेक्ट्स समझो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. देयरफॉर जो अक्टूबर से दिसंबर है ना, ये एक एग्जाम्पल हुआ. दूसरा एग्जाम्पल है अक्टूबर से दिसंबर में देयर आर मैनी फेस्टिवल्स, मैनी देयरफॉर मैनी हॉलीडेज. ठीक है, तो क्या होता है ना, जो ये क्वार्टरली डेटास जो बनते हैं ना, क्वार्टरली एस्टिमेट्स जो होते हैं ना, तो उसमें ये सारे सीजनल कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करके उसमें एडजस्ट किया जाता है. तो क्वार्टरली डेटा जो है ना, समझो अभी जून में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसको एडजस्ट कर लो, या फिर अक्टूबर दिसंबर में इतनी छुट्टी है तो उसको एडजस्ट कर लो, जीडीपी में क्या फ़र्क पड़ेगा. तो एक वो फार्मूला वगैरह होते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वो डेवलप करते हैं, मॉडल्स डेवलप करते हैं कि किस तरीके से इसको एडजस्ट करना वगैरह चाहिए, और ग्राफ्स पैटर्न्स के हिसाब से दे एडजस्टेड. ओके, तो ये क्यों करते हैं एडजस्ट, सो दैट जीडीपी इज़ मोर रियलिस्टिक. ठीक है, समझो एक सेक्टर बहुत है, समझो अभी बारिश के पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़ोर शोर से है एंड बारिश में सडनली नीचे गिर गई. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, तो जो टोटल जीडीपी है वो भी नीचे गिर सकती है बहुत सडनली. पर ये सडन रियल नहीं है ना, मतलब एक्चुअली इतना ज़ोर से नहीं हो रहा है, पूरे इकोनॉमी इतनी ज़ोर से नहीं गिर रही है, सिर्फ एक उसमें का कंस्ट्रक्शन सेक्टर बारिश की वजह से हो, तो उसको एडजस्ट करने का. ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर मिले जीडीपी का, वो मतलब वो पॉलिसी एनालिसिस या फिर जीडीपी कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. फिर जो एक्सपोर्ट्स है ना, दे कैन बी बूस्टेड बाय डीवैल्यूइंग द एक्सचेंज रेट्स, बट इट कैन ऑल्सो बी डिसफंक्शनल इन सम केसेस. जैसे कि जिम्बाब्वे में ने ये किया था, थोड़ा डीवैल्यूएशन कर दिया था अपने करेंसी को, बट वो बहुत बैकफायर कर दिया.
क्योंकि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि बहुत ही करेंसी की वैल्यू बहुत ही कम हो गई। क्या होता है, आप डीवैल्यू करते हो मतलब थोड़ी करेंसी की वैल्यू कम करते हो ना, मतलब क्या है समझो। फिर आप जो बाकी की कंट्रीज़ है ना, तो वहाँ से वो ज़्यादा मटेरियल खरीद सकते हैं उतने ही पैसे में, क्योंकि अभी आपकी करेंसी की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। बट अगर आपने बहुत ही कम कर दी तो आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। मतलब आपके पास इतना मतलब आपका जो पहले 10 रुपए के नोट में होता था, आपने वैल्यू कम कर दी तो समझो 1000 रुपए के नोट में भी उतना नहीं मिलेगा, तो मतलब इन्फ्लेशन आ गया वहाँ पे। तो ये बहुत ही संभाल के करना पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ सक्सेसफुली कर पाती है, जैसे कि चाइना ने थोड़ा सा कम किया था डीवैल्यू, बट जिम्बाब्वे में ने जो किया था वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, चाइना ने अपना डिवैल्यू किया था युआन को बाय 2%, तो वो उनके यहाँ पे थोड़ा एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिस्टम बढ़ गया। बट दिस बेसिकली डिवैल्यूएशन इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड मार्केट। ओके, थोड़ा अगेंस्ट जाता है जो मतलब ग्लोबल प्रिंसिपल्स है ना, जो WTO के वगैरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल जीडीपी का। इट इज़ बेसिकली अ लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी विच इट कैन प्रोड्यूस विदाउट इन्फ्लेटिंग द इकोनॉमी। मतलब आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो आपकी इकोनॉमी में विदाउट इन्फ्लेटिंग इट, वो है पोटेंशियल जीडीपी। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट इज कॉल्ड एज जीडीपी गैप। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था जीडीपी गैप का। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट जो हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड जीडीपी गैप। फिर सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग इज व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ फास्ट रेट, देयर इज इन्फ्लेशन टू, देयरफॉर गवर्नमेंट विल स्लो इट डाउन बाय मॉनेटरी tightening policies to make the growth more sustainable. So if this process जो है ना, if it is done periodically and slowly, it is called soft landing। मतलब धीरे धीरे आप टाइटनिंग करो, धीरे धीरे इकोनॉमी वो फास्ट ग्रो हो रही है उसको थोड़ा सा स्लो हैंडलिंग करके, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रो होकर भी बहुत डैमेज हो सकती है, बहुत स्लो होकर भी बहुत डैमेज हो सकता है। ठीक है, एंड दूसरी साइड है, इफ़ देर इज सडन डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर समझो इंटरनल रीजंस की वजह से, जैसे कि कोविड पैंडेमिक आ गया तो उसकी वजह से ग्रोथ कम हो गई, तो टू द इकोनॉमी विच वॉज अदरवाइज ग्रोइंग प्रॉपरली, दिस इज कॉल्ड हार्ड लैंडिंग। सडनली कुछ होता है तो सो विच कैन पुट द इकोनॉमी इनटू रिसेशन, तो इसको भी हैंडल करना चाहिए। तो ये हो गया सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग जब गवर्नमेंट मॉनेटरी टाइटनिंग करके स्लोली उसको रोक के धीरे धीरे आगे करती है, एंड हार्ड इज़ व्हेन सडनली इकोनॉमी नीचे गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट द डेमोग्राफिक फैक्टर्स प्ले अ ह्यूज रोल इन द जीडीपी ग्रोथ प्रोफाइल। ओके, कि उस रीजन की, उस सेक्टर रिलेटेड कौन सी डेमोग्राफिक जो कंडीशंस है, एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लैंड रिसोर्सेज वगैरह, वो सब मिलके भी जीडीपी पे बहुत अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर एट नेशनल लेवल एनएसओ अंडर MOSPI कैलकुलेट्स द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स। एट स्टेट लेवल स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गिव द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर जो रिवीजन ऑफ बेस ईयर है ना, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। ओके, वो एक स्ट्रक्चरल चेंज है इकोनॉमी का। दो चेंजेस होते हैं, एक स्ट्रक्चरल होता है, दूसरा है फंक्शनल चेंजेस। फिर जो बेसिक नेशनल लेवल स्टैटिस्टिक्स है, इट इंक्लूड GDP, GNP, PCI कैलकुलेशंस एक्सेट्रा। इट ऑल्सो गिव्स द एडवांस एस्टिमेट्स एंड रिवाइज एस्टिमेट्स अलॉन्ग विद लैग। NSO के बारे में बोल रहा था। फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेटा है ना, इट इज़ मतलब उसमें ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, इट हैंडल्स बाय एन ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव लाइक MCA 21। फिर जो न्यू GDP सीरीज़ है ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अभी बेसिकली इंडिया में ना सर्विस सेक्टर इज गिव्स नियरली 58% ऑफ GDP, इंडस्ट्रियल सेक्टर नियरली 23%, एग्रीकल्चर सेक्टर नियरली 18%। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टेटस की बात करोगे तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है 55%, मैन्युफैक्चरिंग में 12%, कंस्ट्रक्शन में 10%, ट्रेड एंड बिजनेस में 9%, ट्रांसपोर्ट में 4%, हॉस्पिटलिटी में 3%, एजुकेशन में 2%, गवर्नमेंट जॉब्स में 2%, एंड जो मिसलेनियस बाकी के उसमें 5%।
ठीक है, यहाँ पे ऐसा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हुआ है, ऐसा एनालाइज किया गया है डेटा से। फिर अगर आप 2020 की बात करोगे बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब रियल जीडीपी, ओके, तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर है यूएस जिसका 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, नंबर 2 पर है चाइना जिसका 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, फिर नंबर 3 पर है जापान जिसका 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, नंबर 4 पर है जर्मनी जिसका 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, नंबर 5 पर है इंडिया 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। एक्चुअली वहाँ पे ही पास में है, यूके भी वहाँ पे ही है, एंड उसके नीचे 6 यूके, 7 फ्रांस, पास में ही है। फिर अगर 2018 में देखोगे तो 2018 टू 19 में देयर वाज नियरली 4.1% ग्रोथ, ओके। फिर पीसीआई जो है ना, पर कैपिटा इनकम इन 2020 it was nearly 1,35,000 rupees, okay, and in 18-19 it was nearly 1,26,000 rupees, therefore nearly growth हुआ है 6.5% का in PCI। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली ना इट लीड्स टू जॉब क्रिएशन, therefore वेल्थ क्रिएशन होता है, therefore स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, therefore there is more टैक्स बॉयंसी बढ़ती है, क्योंकि टैक्स रिजर्व्स बढ़ते, क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे, तो टैक्सिंग सिस्टम अच्छा होगा, टैक्स बॉयंसी बढ़ेगी, एंड देयरफॉर government can spend more on government schemes, and therefore it can create a more positive spiral, okay, creation of positive spiral welfare can, therefore it increases basically the standard of living, therefore वो और डिमांड, मतलब अभी लोग बहुत खुश है, पैसे है, तो इट क्रिएट्स मोर डिमांड, therefore डिमांड बढ़ेगी तो और सप्लाई के लिए ये बढ़ेंगे, मतलब सप्लाई के लिए कंपनीज वगैरह बढ़ेंगी, therefore अगर सप्लाई चाहिए, डिमांड है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, ओके, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कंपनीज बनेगी, तो देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कंपनीज बढ़ेगी, तो ठीक है, समझा है। तो ये कितना इकोनॉमिक ग्रोथ कितना पॉजिटिव, ये स्पाइरल है, मतलब ये सर्कल है, ठीक है, कि कैसे इकोनॉमी ग्रो होती है। बस इसमें एक है कि थोड़ा सा बैड इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंटल कॉस्ट वगैरह थोड़ी बढ़ जाती है। अभी हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और मे बी जीडीपी, ठीक है। तो इसमें एक है सबसे बड़ा ब्लैक मनी, ओके, इट इज़ आउटसाइड ऑफ जीडीपी, बिकॉज इसमें एग्जांपल है अनरिपोर्टेड इनकम्स ड्यू टू टैक्स इवेजन, फिर इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि स्मगलिंग वगैरह, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल इकोनॉमी, इट इज़ आउट। फिर जो नॉन मोनेटाइजेशन इन द कोर रूरल एरियाज़ की इकोनॉमी है ना, वहाँ पे मतलब कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑकर इनफॉर्मली, मतलब जो बार्टर सिस्टम है वो ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे, तो इधर वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, इवन इफ वहाँ पे सर्विस या फिर गुड्स का ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन भी हो रहा है, सर्विस भी हो रहा है, फिर भी बार्टर सिस्टम का वो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। सो ठीक है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, इट कीप्स द जीडीपी एट लोअर देन एक्चुअल, मतलब एक्चुअली जीडीपी ज़्यादा है एक कंट्री की, पर ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ना वो कैलकुलेशन में आती नहीं, इसीलिए जीडीपी कम रह जाती है। फिर केयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, और जो डोमेस्टिक वर्क वगैरह है तो वो कम रखता है। फिर सोशल सर्विस, जैसे कि उसमें जीडीपी कैलकुलेशन डज नॉट इंक्लूड वॉलंटरी वर्क जो आप जाके करते हो, ओके, कोई एनजीओ में वगैरह, इट इज़ बेसिकली अनपेड, एंड मे बी जो चैरिटेबल वर्क है जैसे कि गिविंग फ्री क्लोथ्स और गिविंग फ्री बेड्स टू पुअर, या फिर जो नीडी है, या फिर कोई आश्रम में, तो इट इज़ नॉट बेसिकली, मतलब आप ये जो कर रहे हो चैरिटी समझो, आपने पैसा दिया वगैरह, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, क्योंकि उस पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। बट आप अगर किसी चीज़ से समझो आप क्लोथ्स उनको दे रहे हो, पर आपने किधर से तो ख़रीदा है, ठीक है, तो वो जीडीपी में आ जाएगा, पर आप जो दे रहे हो तो वो जीडीपी में नहीं आएगा। मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, पर या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का चेंजेस होते रहता है, पर इतना सारा चीज़ें इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, इसके लिए जीडीपी कम रहता है। फिर जो कंट्रीब्यूशन मेड टू द रिलीफ फंड से अंडर 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यू कैन क्लेम टैक्स डिडक्शन फॉर इट, ओके। फिर जो एनवायरमेंटल कॉस्ट इट इज़ ऑल्सो नॉट कैलकुलेटेड इन जीडीपी, बट नाउ देर आर न्यू डायमेंशंस ग्रोइंग, ओके।
जैसे कि ग्रीन जीडीपी को डेवलप किया जा रहा है, तो इट इज़ लाइक ग्रीन जीडीपी इज जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट। एंड ऑल्सो जो लिमिटेशन इन जीडीपी कैलकुलेशन है उसमें इट इंक्लूड्स नॉन इंक्लूजन ऑफ इंटेंजिबल्स लाइक लीजर या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिटरमाइन जीडीपी से आप नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो इट डज नॉट एड्रेस द मोड ऑफ ग्रोथ ऑफ वेल्थ। ओके, देयरफॉर लाइक एग्जांपल है कि अगर जीडीपी बहुत ग्रो हो गई है बट देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन क्राइम रेट, देयरफॉर मोर एक्सपेंडिचर इज डन ऑन सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह, तो वो अफेक्ट करता है वापस जीडीपी को। एग्जाम्पल कोई डिज़ास्टर हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो अगर डिज़ास्टर हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड वगैरह आ गए, तो उसको रीबिल्डिंग करने में भी मतलब क्या है बेसिकली आप रीबिल्डिंग करोगे वहाँ पे, मतलब आप बिल्डिंग्स वगैरह बनाओगे तो वो जीडीपी में आ ही जाएगा कि जीडीपी बढ़ेगा। बट इट इज़ बिकॉज ऑफ डिज़ास्टर ना, मतलब ये एक्चुअली क्या करता है, कोई भी तरीके से आप जीडीपी नहीं बढ़ा सकते हैं ना। मतलब समझा ना आपको कि समझो हाँ जीडीपी बढ़ रही है पर क्या वो करेक्ट मेथड से बढ़ रही है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समटाइम्स दिस कैन मिसगाइड द जीडीपी फिगर्स, तो जीडीपी कैन ऑल्सो बी कंसिडर समटाइम्स एज प्रॉक्सी इंडिकेटर, क्योंकि किस तरीके से बढ़ रही है वो इट इज़ नॉट काउंटेड इन इट, बस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही वो देखा जाता है। ऑन द अदर हैंड जो पीसीआई है ना, पर कैपिटा इनकम, इट गिव्स मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओके, ऑफ हाउ पीपल आर लिविंग, तो इट कैन बी कंसिडर मोर रियलिस्टिक, बट जीडीपी इज़ द लाइक स्टैंडर्ड कंसिडरेशन। फिर दूसरी चीज़ें क्या क्या देखेंगे, एक है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय यूएनडीपी है टू गो बियॉन्ड जीडीपी मेजर्स, ओके, जो बाद में वेलबींग देखता है, मतलब 3 बेसिक डायमेंशन का हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो सब कंसिडर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर यूएन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। फिर एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है इट इंक्लूड्स बेसिकली बायोडाइवर्सिटी लॉस, रिसोर्सेज डिप्लेशन, पोल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, लॉस ऑफ वेटलैंड। फिर अगर आप सोशल कॉस्ट देखोगे तो इसमें क्या आता है कि अगर क्राइम बढ़ रहा है, फैमिली ब्रेकडाउन हो रहा है, डिप्रेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉन इंक्लूजन है कोई समझो कोई ग्रुप्स का, फिर पर्सनल फ्रीडम पे इफेक्ट है, फिर सेफ्टी पे इफेक्ट है। देयरफॉर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर अंडरस्टूड बाय सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का इंडेक्स है, इट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल भूटान इज द फर्स्ट it is the country which uses gross national happiness GNH, not GDP, as the main indicator of development. Okay, it includes cultural development too. फिर एग्जाम्पल है जैसे कि मध्य प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस है। ठीक है, फिर बाकी के इश्यूज है जैसे कि पॉलिटिशियन सिटीजन कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, क्यों क्या होता है बेसिकली पॉलिटिशियन एंड सिटीजन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, बेसिकली सिटीजन्स वांट्स सर्विसेज, ओके, एंड सर्विसेज देने में देयर इज मोर एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट्स वांट्स मोर इंटरनेशनल रिस्पेक्ट, या फिर कि हम लोग का ग्रोथ नेशनली कितना बहुत हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है थोड़ा सा पैसा कुछ अलग समझो दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वगैरह देने पड़ते हैं, तो उधर से जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी बढ़ेगा तो नेशनल इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पर उसमें फिर वो वापस वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, पर उसको एफिशिएंटली मैनेज करना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना इज़ अ साइन ऑफ एन एफिशिएंट इकोनॉमी, और ये हर कंट्री में होता है, हर कंट्री में दुनिया के। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी को। इट बेसिकली रिमूव्स द डिस्टॉर्शन विच कम्स विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट एक्सचेंज रेट। ओके, एग्जाम्पल जो स्पेकुलेशन होता है या फिर पॉलिटिक्स होता है नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, उसके वजह से जो स्पेकुलेशन होता है तो एक्सचेंज रेट जो ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए पीपीपी इज़ यूज्ड। ओके, it is measured by comparing absolute purchasing power of two different countries currencies to buy the same goods and services.
अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यू कंसिडर 1 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ, ओके, 1 लीटर ऑफ मिल्क इन इंडिया एंड 1 लीटर ऑफ मिल्क इन यूएस, दोनों सेम गुड्स लिए, गुड्स एंड सर्विसेज लिए, दो कंट्री के। अभी दोनों कंट्री के एक्सचेंज रेट लेने हैं, ठीक है। अभी यूएस में क्या है ना, समझो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सचेंज रेट, मतलब दो अलग अलग लोग हैं, एक यूएस में है वो भी दूध खरीद रहा है 1 लीटर, एक इंडिया में वो भी दूध खरीद रहा है, ठीक है। अभी दोनों का बेसिक एक्सचेंज रेट, मतलब बेसिक यूनिट लेते हैं, मतलब यूएस में $1 और इंडिया में 1 रुपी, ठीक है। अब क्या है, आप यूएसए में ना $1 से 1 लीटर दूध खरीद सकते हो, ठीक है। एंड इंडिया एंड यूएस का एक्सचेंज रेट क्या है, समझो, लेट्स से लेट्स एग्जांपल अभी के लिए कंसिडर करते हैं $1 इज 66 रुपीज़, ठीक है, ओके। बट इंडिया में 66 रुपीज़ में आप 3 लीटर दूध खरीद सकते हो, ठीक है, समझा। मतलब 1 लीटर दूध यूएस में $1 से 1 लीटर, $1 इज इक्वल टू 66 रुपीज़, देयरफॉर इंडिया में 66 रुपीज़ से 3 लीटर ले सकते हो, मतलब एक इंडिया में आप $1 से 3 लीटर ले सकते हो एंड यूएस में आप $1 से 1 ही लीटर ले सकते हो। देयरफॉर 1 लीटर इंडिया में कितने का हो गया, 22 रुपीज़ का, क्यों, क्योंकि 3 लीटर 66 का है। तो देयरफॉर इंडिया का 22 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 ऑफ यूएसए, क्योंकि 22 रुपीज़ में इंडिया में 1 लीटर मिलेगा एंड $1 में यूएसए में 1 लीटर मिलेगा। देयरफॉर 22 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 एज पर, ये हो गया परचेसिंग पावर, पीपीपी का कॉन्सेप्ट, परचेसिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर रैंकिंग जो है ना वर्ल्ड में एज पर जीडीपी का इन पीपीपी टर्म्स, ओके, बाय पीपीपी टर्म्स बाय विच इज़ गिवन बाय आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। उसके हिसाब से 2020 की बात चल रही है, उसके हिसाब से चाइना इज़ ऑन नंबर 1 जिसका पीपीपी वाइज इट इज़ $23 बिलियन, फिर सेकंड इज़ यूएसए, उसका इट इज़ $20 बिलियन, फिर थर्ड इज़ इंडिया जिसका है $9 बिलियन, फिर फोर्थ इज़ जापान जिसका है $4 बिलियन, ठीक है। तो ये हो गया पीपीपी का कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट बिजनेस साइकिल क्या होता है, इट इज़ बेसिकली एन ऑल्टरनेटिव पीरियड ऑफ एक्सपांशन एंड डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, एक है एक्सपांशन, फिर होता है ग्रोथ, फिर होता है स्लो डाउन, फिर होता है रिसेशन, और ये साइकिल चलती रहती है। रिसेशन इज बेसिकली ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डी ग्रोथ जब होती है, देयरफॉर देयर इज स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसकी वजह से होता है। फिर इसमें क्या होता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो थोड़े नीचे गिरते हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। फिर इट इज़ बेसिकली ट्रिगर्ड बाय लेट्स से फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, एग्जांपल 2008 में जो हुआ था, या फिर एक्सटर्नल ट्रेड शॉक, समझो अभी यहाँ पे एग्जांपल है लेहमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस हो गया था ना, एक सेक्टर में क्राइसिस हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में लॉस, इसकी वजह से जीडीपी गिर सकता है। या फिर समझो अभी ग्लोबल पैंडेमिक ही चल रहा है कोरोना वायरस का, तो उसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गिर रहे हैं, तो उसकी वजह से जीडीपी नीचे गिरता है। या फिर समझो आजू बाजू में वॉर टाइप कंडीशंस है, तो वहाँ पे उसकी वजह से इफेक्ट होता है। या फिर समझो साउथ ईस्ट एशिया में अगर वहाँ पे वो सेक्टर में डिक्लाइन हो गया, ठीक है, वहाँ के कोई इश्यूज़ की वजह से, तो अगर इंडिया का ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया से है तो उधर का ट्रेड कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्स बाय यूजिंग एक्सपांशनरी माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग स्लो डाउन, मतलब इसमें क्या होता है, एक्सपांशनरी में इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई, एक्सपांशनरी मॉनेटरी माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या होता है, इट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई, इट इंक्रीजेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इट रिड्यूसेस टैक्स, ओके। फिर क्या होता है ना कि रिसेशन जो होता है ना, इट कॉजेज बर्स्टिंग ऑफ इकोनॉमिक बबल्स, एक इकोनॉमिक बबल बनता जाता है ना, कि इकोनॉमिक बबल मतलब मस्त चल रही है इकोनॉमी, बहुत प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, फिर वो सडनली वो इट बर्स्ट हो जाता है रिसेशन की वजह से। फिर दूसरी चीज़ है डिप्रेशन, इट इज़ अ मोर सीवियर टाइप ऑफ रिसेशन, ओके, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल इंक्रीज in the recession and even the length of recession. It leads to bankruptcy of many companies वगैरह। फिर यहाँ पे you will find sovereign debt crisis, जो एग्जाम्पल ग्रीस में हुआ था 2012 में। फिर there is reduction in international trade,
वेनेजुएला जैसे इशू होता है। फिर करेंसी डिवैल्यूएशन होता है क्योंकि एक्सचेंज रेट अभी ट्रेड नहीं हो रहा, एक्सचेंज रेट नीचे गिर रहा है, करेंसी डिवैल्यूएशन ऑटोमेटिक हो रहा है। फिर देर इज़ वोलेटिलिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट अच्छे से चल रहा नहीं है, डिमांड सप्लाई में इश्यूज आ रहे हैं। फिर बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस मैनी सेक्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड सेक्टर में वगैरह अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। फिर कटबैक ऑफ प्रोडक्शन होता है एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिमांड सप्लाई नहीं है तो प्रोडक्शन कम करते हैं, फिर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कम आता है तो फिर वापस कम होता है। ये सब वेनेजुएला में वगैरह भी देखा गया है। अभी एग्जांपल रिसेंट वेनेजुएला का 2013 में देखा गया है। इवन इट इज़ कंसिडर्ड दैट देयर इज़ मोर देन 10% ऑफ जीडीपी लॉस इन दिस, ओके, तब ये डिप्रेशन वाला कंडीशन इज़ कंसिडर्ड। फिर जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है ना इकोनॉमी का, उसमें देखो जो उसमें प्राइमरी सेक्टर आते हैं ना, उसमें आते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जैसे कि क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक्स, फिशरीज, फॉरेस्ट, ठीक है, वो नियरली 18% ऑफ जीडीपी कवर करता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज सेक्टर है जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कैपिटल इंटेंसिव है। फिर लाइटर इंडस्ट्रीज भी है, ओके। इट हैज़ मैनी सब सेक्टर्स लाइक माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, मेटल कंस्ट्रक्शन, ये मेटल का है, कंस्ट्रक्शन का है, ये दोनों अलग थे, मेटल एंड कंस्ट्रक्शन का अलग अलग है सेक्टर्स। फिर टेक्सटाइल का है, ठीक है। फिर एमएसएमई है, यूटिलिटी सर्विस सेक्टर से जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये नियरली 27% ऑफ जीडीपी कवर करता है, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग टाइप सेक्टर। फिर थर्ड है सर्विस सेक्टर, इट इज़ नियरली 55% ऑफ जीडीपी। इसमें इट इंक्लूड्स रियल इस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो ये सारे इट इज़ कंसिडर्ड इन दैट। ऑल्सो जो इंटेंजिबल एरियाज़ है ना, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, वो भी थोड़े से बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, एजुकेशन सर्विस, ये सारे सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। इसके लिए सर्विस सेक्टर इतना बड़ा हो जाता है। फिर चौथा है, वो इतना नहीं कंसिडर किया जाता, वो है क्वार्टरनरी सेक्टर जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टिंग वगैरह होता है। फिर उसके ऊपर बहुत ही स्पेशलाइज क्वीनरी सेक्टर है जो यहाँ पे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे कि CEOs, HODs वगैरह ही ये सेक्टर में होते हैं। बेसिकली तीन ही इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्विस, मतलब एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, ठीक है। देखो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन जो था ना इंडियन इकोनॉमी का, इट वॉज चेंज मेनली आफ्टर जो लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990, ठीक है। बहुत चेंजेस हुए उसके बाद में स्ट्रक्चर में अपने। फिर इन डेवलप कंट्रीज जो सर्विस सेक्टर इज मोर प्रोमिनेंट देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके। डेवलपिंग में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग इज़ मोर देन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड जो अभी लो डेवलप्ड है उसमें थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे समझो अभी USA बहुत ही डेवलप्ड है तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। ऑल्सो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ना जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, देयर इज़ हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड जो टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा डोमिनेट करते हैं यहाँ पे। फिर इन न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज द ग्रोथ मॉडल इज़ टू मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट, ओके। एक्सपोर्ट को बढ़ाओ क्या कि आपके जीडीपी को बढ़ पाए, ओके। या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो भी ये मॉडल को फॉलो करती है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू UN सम हाई इनकम कंट्रीज़ कैन ऑल्सो बी अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज़ कैटेगरी। एग्जाम्पल जो पर्शियन गल्फ के कंट्रीज़ है, ठीक है। क्या है ना कि वहाँ पे इनकम वाइज बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत अमीर है, बट वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझो वुमेन एजुकेशन या फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, ये सारे फैक्टर्स इतने नहीं है। तो इसके लिए एक जगह पर वो बहुत डेवलप टाइप है मनी वाइज, पर एक जगह पर इट इज़ डेवलपिंग इन सम सेक्टर्स, ठीक है। तो ये UN का कॉन्सेप्ट था। फिर वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इट हैज़ क्लासिफाइड लो इनकम कंट्रीज इनटू जिनका पर कैपिटा इनकम इज़ लेस देन $1000। फिर मीडियम एंड हाई इनकम, जो मिडिल इनकम है इट इज़ $1 to $4000। फिर अपर
में अपर मिडिल इनकम, इसमें लोअर मिडिल इनकम है, अपर मिडिल इनकम, ये रेंज में होता है। फिर हाई इनकम जो है ना, इट इज़ 4 to 12,000 US डॉलर्स, ठीक है, जो है ना वो डेवलप कंट्रीज कंसिडर किया जाता है जिनका पर कैपिटा इनकम इतना है, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ। बेसिकली इंडिया ऑप्टेड टू बी अ प्लान्ड इकोनॉमी, स्टेट ओन्स कोर सेक्टर्स पार्शियली और होली, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इंडियन स्टेट के अंडर कुछ कोर सेक्टर्स है इकोनॉमी के, ठीक है। फिर स्टेट जो है ना, इट डायरेक्ट्स थ्रू एग्जांपल रेगुलेशन एज पर जो प्रायोरिटीज़ ऑफ ग्रोथ है कंट्री के, उसके हिसाब से इट गिव्स रेगुलेशन एंड इस हिसाब से इट मैनेजेस द इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड जो मार्केट इकोनॉमीज़ होते हैं ना, ये इंडिया की बात हो गई पहले, अभी जो मार्केट इकोनॉमीज़ होती है ना दूसरी, यहाँ पे स्टेट हैज़ मिनिमल रोल ओके इन मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी। एग्जांपल जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन है ना, इट इज़ लेफ्ट ऑन द मार्केट इटसेल्फ। एग्जांपल मतलब वो इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट कि खुद से ही सब कुछ मैनेज हो जाता है। यहाँ पे लेजिस फेयर स्टेट जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट आता है, LAISSEZ स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंडिया इज़ बेसिकली अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे यू विल फाइंड स्टेट एंड मार्केट को एग्जिस्ट एंड बोथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टुगेदर टू सेट द टारगेट्स एंड ऑल्सो डेवलप द इकोनॉमी। फिर जो दूसरा कमांड इकोनॉमीज होते हैं जैसे कि चाइना, USSR, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे स्टेट हैज़ फुल अथॉरिटी ओके टू मैनेज द इकोनॉमी। अभी इंडिया में अगर आप प्लान्स जो डेवलप हुए थे इफ़ यू सी, तो यू विल फाइंड सबसे पहले बॉम्बे प्लान ऑफ 1944, फिर बॉम्बे प्लान ऑफ 1944 बाय बिरला एंड JRD टाटा एंड पंडित ठाकुर दास टू मेक द टेक्सटाइल एंड स्टील इंडस्ट्रीज मोर मार्केट ओरिएंटेड इन गुजरात एंड बॉम्बे रीजन। फिर 10-year प्लान वॉज गिवन बाय M विश्वेश्वरैया, ही सजेस्टेड to develop more planned economy as per the Japanese industrial development model. फिर he also spoke about, not he but नहीं मतलब जो basically he spoke about Japanese industrial जो development था ना, उसके लाइन पे we can develop our industries। फिर सोवियत का 5-year प्लान जो था उसके लाइन पे we can develop he said। एंड ऑल्सो जो नेक्स्ट है नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी 1938 की बाय INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें जवाहरलाल नेहरू वॉज प्रेसिडेंट। इट एडवोकेटेड फॉर मोर हैवी इंडस्ट्रीज टू बी नेशनलाइज्ड। फिर MN रॉय ही गिव द पीपल्स प्लान एंड ही स्ट्रेस्ड मोर ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस इम्प्रूवमेंट। फिर SN अग्रवाल प्लान जो था, इट वॉज मोर related to Gandhian philosophy, therefore more agricultural and cottage industries oriented था। फिर mixed economy जो होता है ना, it combines the features of both capitalism मतलब capitalist मतलब market oriented and socialist मतलब थोड़ा social welfare economy, ठीक है, इनका combination। and basically after liberalization there is increase in disinvestment and privatization in the country, okay। फिर आफ्टर लिबरलाइजेशन देयर वाज इन्विटेशन टू मोर MNCs ओके। बट इससे एक फियर डेवलप होता है कि न्यू कोलोनाइजेशन तो नहीं हो पाएगा, मतलब अलग अलग जो MNCs है वो इतना पैसा डाल रहे हैं तो मे बी पॉलिसी इश्यूज कुछ हो सकते हैं कि वो पॉलिसी में इंटरफियर वगैरह ना करे, उसका ध्यान देना चाहिए। फिर जो सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है उसको डेवलपमेंट होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। इसके लिए फिर इंडिया ने बहुत सारे प्लान्स डेवलप किए थे जिसको 5-year प्लान्स बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट 5-year प्लान वाज फ्रॉम 1951 टू 1956। इसमें इट वाज मोर स्ट्रेस वाज गिवन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड पावर सेक्टर। फिर इसमें इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स भी हुआ था क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर वगैरह था वो टाइम पे, क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट हो गए थे हम लोग वो टाइम। फिर मेन आर्किटेक्ट ऑफ द प्लान वाज KN राज। फिर द टारगेट वाज 2.1% की ग्रोथ हो, बट एक्चुअली वी गॉट 3.61% का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ओके इन दैट टाइम।
फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान हुआ 1956 to 61 में. यहाँ पे स्ट्रेस वॉज गिवन ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, बट heavy industries पर stress था, and there was also increase in the rate of investment. Okay, अभी this plan was also called as Nehru-Mahalanobis model. Okay, to achieve more self-reliance. Okay, फिर इधर ही टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह को भी डेवलपमेंट के लिए दे स्पोक अबाउट इट. फिर यहाँ पे टारगेट वाज 4.5%, बट इट अचीव 4.3%. ओके, तो फर्स्ट वाले में ज़्यादा टारगेट अचीव किया था. फिर देर वाज सेकंड में जो फोकस वाज मोर ऑन ग्रोथ ऑफ बेसिक या फिर कैपिटल गुड्स विच विल हेल्प इन मेकिंग फर्दर गुड्स. ओके, विच विल लीड टू द ट्रिकल डाउन इफेक्ट. ओके, मतलब पॉवर्टी एलिवेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एंड एक्सपोर्ट बढ़ेगा. इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कॉन्सेप्ट विच इज़ अ protective barrier against foreign competition. Therefore India can produce more domestic alternatives to increase self reliance. ठीक है, तो trickle down effect and self reliance का concept था in second 5 year plan. फिर थर्ड 5 year plan हुआ 1961 to 66 में. यहाँ पे it balanced more industrial and agricultural sector. इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर का बैलेंस हुआ. फिर टू एस्टेब्लिश मोर सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी पर ध्यान दिया गया. इवन रुपी वॉज डिवैल्यूड, इवन देर वॉज बोरोइंग फ्रॉम IMF. इकोनॉमिक ट्रबल्स थोड़े बढ़ गए थे, जैसे कि ड्रॉट हुआ था, इंडो पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इन 1965. फिर इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1963 में. फिर फॉरेक्स क्राइसिस हो गए थे. फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया था. फिर पॉलिटिकल थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी हो गई थी आफ्टर डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री. ठीक है, देयरफॉर थर्ड प्लान का टारगेट वाज एक्चुअली 5.6%, बट इट अचीव वेरी लेस, अबाउट 2.3% ओनली. फिर फोर्थ प्लान, इट कुड नॉट स्टार्ट इन बेसिकली 1966. ओके, देयरफॉर क्योंकि क्या था, जो थर्ड प्लान था वो 1961 to 66 था, बट फोर्थ प्लान 1966 में चालू नहीं हुआ. इसीलिए वहाँ पे 3 प्लान हॉलीडेज़ हुए, मतलब इन 1966, 1967 एंड 1968 ये 3 प्लान हॉलीडेज़ हुए ईयरली. फिर फोर्थ प्लान कब स्टार्ट हुआ, 1969 से 1974 तक हुआ. ठीक है, इट इंक्लूड्स जो फाइनेंशियल सेक्टर का नेशनलाइजेशन था उस पर ध्यान दिया गया. फिर ग्रोथ प्लस सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, मतलब ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव था थ्रू प्रोविजनिंग ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट. फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. फिर रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ध्यान दिया गया. फिर यहाँ पे भी टारगेट वाज ओनली जस्ट 5.7%, बट इट अचीव्ड लेस 3.2%. फिर फिफ्थ 5 year प्लान हुआ 1974 to 79. इसका ऑब्जेक्टिव वाज ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस. ओके, एंड इसके पहले कौन सा था, फोर्थ 5 year प्लान में ना ऑब्जेक्टिव वाज ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी, एंड फिफ्थ में इट इज़ ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस. ओके, इट वाज स्टार्टेड बाय जनता गवर्नमेंट. फिर 1979 to 80 में गैप ईयर हुआ. फिर वो टाइम पे रोलिंग प्लान्स वर अडॉप्टेड. देखो, नॉट वो टाइम पे, इसके पहले भी रोलिंग प्लान्स. कब रोलिंग प्लान्स का कॉन्सेप्ट क्या है, रोलिंग प्लान्स वर अडॉप्टेड इन 1962 आफ्टर चाइनीज़ अग्रेशन फॉर डिफेंस पर्पजेस. ओके, ये रोलिंग प्लान्स डिफेंस पर्पजेस के लिए यूज़ किए गए थे, फॉर फ्लेक्सिबल थोड़ा सा डेवलपमेंट हो इसके लिए. एग्जाम्पल बाय जी मर्दाल 1962, मतलब थर्ड 5 year प्लान जो था 1961 to 66 उसके बीच में. रोलिंग प्लान क्या करता है ना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है तो टारगेट्स को ऊपर नीचे करने के लिए, बट वही उसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है. ठीक है, रोलिंग प्लान्स आर नॉट एज रिजिड एज 5 year प्लान्स. ठीक है, फिर सिक्स्थ 5 year प्लान it was from 1980 to 85. Its objective was to remove poverty, increase infrastructural development. Okay, फिर its target was 5.2 and it achieved more than its target 5.7%. ठीक है, फिर सिक्स्थ हो गया. अभी सेवेंथ 5 year प्लान 1985 to 1990 तक था. इसमें रैपिड ग्रोथ वॉज देयर इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. देयर वॉज मोर एम्प्लॉयमेंट.
फिर एथ प्लान जो था ना, इट कुड नॉट स्टार्ट ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देयरफॉर एनुअल प्लान हॉलीडे हुए थे 1990। ठीक है, फिर एथ प्लान हुआ एथ 5 ईयर प्लान वाज फ्रॉम 1992 टू 97। This is it was planned on Rao Manmohan model. Okay, it emphasized more on stabilizing the adverse balance of payment जो हो गया था ना, उसको बैलेंस करने के लिए। फिर it restructured the economy from centrally led market towards more liberalization। ठीक है, it improved the trade जो मतलब ट्रेड में जो प्रॉब्लम्स थे वो उस कंडीशन को इम्प्रूव किया एंड इट रिड्यूस CAD करंट अकाउंट डेफिसिट। फिर टारगेट वाज 5.6 एंड इट अचीव्ड 6.5%। बेसिकली जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 की वो डेवलप हुई। फिर इट ओपनड अप इकोनॉमी, क्रिएटेड मोर कंपटीशन टू PSEs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फिर ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, रिसोर्स इनफ्लो होने लग गया, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने लग गया, FDI वगैरह आने लग गया। ठीक है, फिर मतलब थोड़ा रेगुलेशन कम हो गया ना, तो सिलेक्टिव कंट्रोल्स एंड परमिट्स वगैरह थोड़े कम हो गए, तो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा और इन्वेस्ट करने लग गया। फिर स्टेट ने क्या किया अभी इसमें, इकोनॉमी से ज़्यादा इट रीओरिएंटेड इट्स रोल टू मोर सोशल जस्टिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। फिर इंडिकेटिव प्लानिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इट हैड अ सब्सटेंशियल रोल एंड स्टेट बिकम जस्ट अ फैसिलिटेटर, ओके, नॉट द कंट्रोलर। फैसिलिटेटर बन गया, फैसिलिटेटर। फिर मतलब इम्पेरेटिव मतलब हार्ड टू डायरेक्टिव बन गया स्टेट, सॉफ्ट या फिर इंडिकेटिव। ठीक है, मतलब स्टेट फिर डेटा माइन करने लगा कौन से सेक्टर को किस हिसाब से डेवलप करने का है वगैरह। फिर अगर आप 9th 5 ईयर प्लान की बात करोगे, इट वाज फ्रॉम 1997 टू 2002। इसमें क्या हुआ, it aimed to attain high amount of investment, okay, nearly 28% of GDP। पर ये टाइम पे बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए थे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस, थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर गल्फ इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गया था, फिर कारगिल वॉर। ओके, इसके वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आ गया। पर यही टाइम पे फर्स्ट इंडियन कंपनी विच वॉज लिस्टेड ऑन नैस्डैक वाज इन्फोसिस इन 1999। ठीक है, फिर 10th 5 ईयर प्लान was from 2002 to 2007. It aimed to reduce gender disparity, increase employment, it achieved 7.8% annual growth rate. Okay, और टारगेट 8 का था। फिर 11th 5 ईयर प्लान 2007 to 2012, it focused more on inclusive growth. Target was 9%, it achieved 7.9%. Okay, 7.9% by that way was highest achievement in all the 5 ईयर plans वैसे। ठीक है, 27 detailed national targets, example poverty, health, child development etc. were developed in this time। फिर 12th 5 ईयर प्लान 2012 to 2017, इसका टारगेट was 8%, out of which 4% was related to agriculture and it achieved 7.9%. Okay, today basically India is third largest economy in Asia। एशिया की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट है चाइना, सेकंड जापान एंड फिर इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू सॉफ्टवेयर सेक्टर में इतना बैक ऑफिस डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से। अकॉर्डिंग टू UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज़ वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। फिर फर्स्ट जनरेशन, ये 2020 की बात चल रही है। फिर फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में यू विल फाइंड नॉन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, ओके, एग्जाम्पल SLR एंड CRR रेगुलेशन।
फिर डिसइन्वेस्टमेंट, डीरेगुलेशन ऑफ रुपी, ठीक है, थस मेकिंग इट मोर मार्केट ड्रिवन। ये फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है। एंड सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स में क्या होता है, थोड़े लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स है, जैसे कि जीएसटी, लेबर लॉ फ्लेक्सिबिलिटी, एफडीआई एक्सपेंशन। तो ये दो टाइप जनरेशन के चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, समझा। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स एंड सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स प्रिपेयर इकोनॉमी फॉर सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द यूजर्स। एंड फिर कंज्यूमर चॉइस बढ़ती है, बढ़ गई है आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर इंडियन कंपनीज आर बिकमिंग ग्लोबल प्लेयर, जैसे कि टाटा ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड जैगुआर एंड कोरस। फिर पॉलिसी इश्यूज थोड़े से है, जैसे कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। फिर ग्लोबलाइजेशन इज़ थ्रेटनिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये बस इंडिया की नहीं, हर कंट्री का इशू है। एंड इस पॉलिसी इशू को पॉलिसी से ही अच्छे से यू हैव टू मतलब यू कैन मैनेज इट, यू कैन डेवलप इट एफिशिएंट पॉलिसी से। वी कैन एंड वी आर रिड्यूसिंग दिस प्रॉब्लम्स बाय, मतलब अभी बहुत एफिशिएंट पॉलिसीज़ है बाय विच वी आर रिड्यूसिंग दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर एफडीआई इन रिटेल सेक्टर, एग्जांपल वॉलमार्ट आ गया है इंडिया में, ठीक है। फिर बाकी के बहुत सारे कंपनीज, जैसे कि डिलीवरी में अमेज़ॉन वगैरह, बहुत सारे अलग अलग एफडीआई, अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ हो रही है फटफट। फिर और ये सारे ग्रोथ को मैनेज या फिर ओवरव्यू अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड रेगुलेट या फिर नॉट रेगुलेट बट मोर ऑफ डायरेक्ट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग या फिर जो ग्राफ है वो डायरेक्ट करने के लिए नीति आयोग इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। नीति आयोग का इंडिया एट 75 स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमूव द बॉटलनेक्स इन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, विच इज़ सिमिलर टू टोटल क्वालिटी मूवमेंट इन जापान, ओके। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का फिलॉसफी बढ़ रहा है, बिकॉज स्ट्रॉन्गर स्टेट्स विल ओनली लीड टू अ स्ट्रॉन्गर नेशन, ठीक है। तो बहुत कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। फिर इट ऑल्सो इंक्लूड एंड इनकॉर्पोरेट जियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जियो पोलिटिकल स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए बाय यूजिंग इवन स्ट्रेंथ्स ऑफ एनआरआई का इकोनॉमी, ओके। इवन इंडियन डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वो जो वहाँ पे है, यू कैन मतलब इंडिया को इतना ग्रो करना चाहिए, इंडिया की इकोनॉमी को, कि दे शैल कम बैक, और मे बी यहाँ पे वो सेक्टर इतना बढ़े। गवर्नमेंट शैल बिकम अ एनेबलर रादर देन अ प्रोवाइडर, ओके। इट शुड प्लान, जनरली जो प्लान्स होते हैं जिसमें टॉप डाउन अप्रोच होता है, वहाँ पे थोड़ा सा बॉटम अप अप्रोच वगैरह भी होना चाहिए टू मेक द ग्रोथ मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सारे रिकमेंडेशंस होते हैं, हर बुक में लिखा जाता है इसके बारे में, ठीक है। इवन जो आंसर है उसमें भी यही लिखना है, जनरल है, मतलब हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से बेस्ट करते रहते हैं, बट फिर भी जो लूप होल्स या फिर बॉटल नेक्स है उसको सॉल्व करने के लिए पॉलिसी में क्या चेंजेस करने चाहिए, वो ये बेसिक प्रिंसिपल्स ही है। एंड देयर शैल आल्सो बी बेटर सेंटर स्टेट रिलेशंस टू इवॉल्व अ शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़, मे बी अ बेटर इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। फिर देयर शैल बी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो बेसिकली आफ्टर 2017 नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा बाय नीति आयोग हैज़ इवॉल्व, जैसे कि उसमें 3 ईयर एक्शन एजेंडा है, ओके, इमीडिएट डॉक्यूमेंट्स एंड जो इमीडिएट एक्शन के लिए है। फिर एफिशिएंट एक्शन, इमीडिएट एंड एफिशिएंट एक्शन के लिए। फिर 7 ईयर स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है विच आर पॉलिसी फॉर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। फिर 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट है, ओके, टू इंटीग्रेट नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल्स। फिर नीति आयोग क्या करते हैं, it gives indices to measure the competitive and cooperative federalism in health, education, अलग अलग वाटर मैनेजमेंट, अलग अलग स्टेट्स सेक्टर्स में, जैसे कि फिर इट डिवाइड्स बिग स्टेट, स्मॉल स्टेट्स, यूटीज़ में कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। अलग अलग उसके क्या बोलते हैं प्रोग्राम्स है, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। अभी देखो सर्विस सेक्टर में ना द शेयर ऑफ जीडीपी इज़ नियरली 55%, बट इट ओनली गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू 29%, ओके। तो ये एक इशू है, मतलब एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स मतलब कंट्रीब्यूशन। इंडिया हैज साइन ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स टू इम्प्रूव इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस विद मैनी कंट्रीज़, या फिर मैनी कंट्रीज़ के ग्रुप्स के साथ।
ठीक है। वो तो करंट अफेयर्स में स्टडी होती किसके साथ कौन से हैं। फिर इसमें इश्यूज़ बाकी के हैं, जैसे कि अभी इशू इकोनॉमी में जैसे कि हाई इन्फ्लोज ऑफ चीप इंपोर्ट्स, कोई कंट्री से समझो चाइना से वगैरह, वही प्रोडक्ट जो इंडिया में बनते हो चाइना से थोड़े सस्ते इसमें आ रहे हैं, तो वो एक इशू बन जाता है ना, क्योंकि फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है कुछ सेक्टर्स का। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक से, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में बहुत टाइम लगता है, या फिर कोई एक प्रॉपर फ्लेक्सिबल या फिर लिबरल एग्जिट पॉलिसी या फिर सनसेट क्लॉज नहीं है अगर कोई कंपनी या फिर सेक्टर को क्लोज करना है तो नहीं है। मतलब ये बॉटल नेक से है, हर चीज़ है गवर्नमेंट के पॉलिसी में है, हर चीज़ के बारे में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, बट डायनामिक इतना है ना इकोनॉमी की, हर दिन इकोनॉमी चेंज हो रहा है, तो हर दिन के हिसाब से हर क्वार्टर हर साल के साथ ना वो चेंजेस होने चाहिए। ओके, फट हर एक गवर्नमेंट से, इवन नेशनल पे, स्टेट पे, इवन जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इवन इंटरनेशनली, इवन यूएस, कनाडा, चाइना, हर जगह पर यही इश्यूज़ हैं। ठीक है। फिर कुछ जगहों पर देखा गया है कि थोड़ा सा एमएसएमई का हेल्थ सेक्टर जो डिटोरिएशन हो रहा है। फिर कुछ जगह पर थोड़ा सा फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, थोड़ा सा इसमें इश्यूज़ है। फिर इशू है कि देयर इज़ लेस स्पेंडिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर एफडीआई का मैनेजमेंट नहीं, मतलब एफडीआई थोड़ा सा सर्विस सेक्टर में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इश्यूज़ अगर बात करें तो बहुत सारे हैं। इश्यूज़ मतलब क्या, जो दिखा वो इशू हो जाता है, उसको सामने लाने का, फिर उसको उस पर बेसिकली पॉलिसी तो बनती ही रहती है हमेशा, उस पर और एफिशिएंट पॉलिसी बनाएंगे तो वो इशू सॉल्व होगा। फिर भी एफिशिएंट पॉलिसी के बाद अभी हर रोज़ तो पॉलिसी नहीं बना सकते ना, तो पर एक पीरियड के लिए जब पॉलिसी बनती है उसके बाद वो इशू सॉल्व हो जाते हैं, नए इश्यूज़ डेवलप होते हैं। तो ये नए इश्यूज़, बिकॉज इकोनॉमी इज़ बेसिकली नॉट वेरी स्टैटिक, इट इज़ वेरी 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 डायनामिक। ओके, फिर you have to understand all these issues, you have to understand their relation, you have to understand the national priorities, you have to understand the national जो क्या बोलते हैं national policies, you have to understand the global policies, you have to understand जो कॉम्पिटिंग नेशंस है हमारे साथ उनकी पॉलिसीज़ क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाबा एफडीआई कैसा आएगा, या फिर बहुत ज़्यादा अगर कोई सेक्टर नीचे जा रहा है, या फिर कौन सा सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, कौन सी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो रहा है, या फिर कौन सी कंपनी बहुत ही वीक हो रही है, पब्लिक सेक्टर कैसा डेवलप हो रहा है, पब्लिक सेक्टर कैसा डेवलप नहीं हो रहा, उसमें इशूज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ क्या है। ठीक है। फिर बाकी के एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी देखने हैं, फिर हेल्थ, सोशल वेलफेयर, वो भी मैनेज बराबर होना चाहिए। तो इतना सारा चीज़ें रहती है ना इकोनॉमी में, एक साथ उसको ला के एक टेबल पे ऑफ टू डेवलप एन एफिशिएंट पॉलिसी। ओके, और वो पॉलिसी है इंडिया के पास, बहुत सारे पॉलिसीज़ है जो डेवलप हो रही है, बट दिस वॉज जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इकोनॉमी इज़, हाउ इट वर्क्स। ओके, so this was basic introduction of economy, इंडियन इकोनॉमी। आगे बाकी के चैप्टर पढ़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो काफ़ी स्पेसिफिक है। ठीक है।